हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो 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 हेलो। जैसा कि आपको सारे टीचर्स ने बता ही दिया होगा, इस संडे वी आर होस्टिंग अ फ्री टेस्ट फॉर एवरीवन। सीए फाउंडेशन के लिए, चाहे आप पेड हो अनपेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस संडे इज योद्धा ब्रह्मोस टेस्ट। ठीक है। तो ये संडे पूरा का पूरा योद्धा टेस्ट सीरीज से भरा होगा। सुबह आएंगी शिवानी मैम का टेस्ट होगा, फिर राकेश कालरा का टेस्ट होगा, फिर मेरा टेस्ट होगा कंपनी जैक का, और उसके बाद होगा आदित्य शर्मा का टेस्ट। तो भैया सुबह से लेके शाम तक संडे को चारों टॉपिक्स का एक साथ टेस्ट होगा। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, और ये सारे टेस्ट फ्री हैं। एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, ऊपर दिया गया जो टेलीग्राम लिंक है जो इसी चैट में पिन है, उसको बस आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आप इन क्लासेस को इंडिविजुअली भी क्लिक करके यहाँ पर नोटिफाई मी क्लिक कर सकते हो। बस आपको अपना नंबर डाल के इसको एनरोल नाउ करना पड़ेगा, और ये सब फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है। जैसे अगर आप मेरा देखोगे, यहाँ पे कंपनीज एक्ट का टेस्ट है, आप खाली नोटिफाई मी करोगे, आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ भी हो गया। और अपने आप को नोटिफाई मी चारों पर कर लो। अब कालरा सर का अगर आपने खोला, कालरा सर में भी क्लिक कर लिया नोटिफाई मी, चारों का नोटिफाई मी कर लो, जिससे जब जो टेस्ट शुरू होगा आपको तब उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उन दोनों का एमसीक्यू टेस्ट होगा, हम लोग दोनों का रिटर्न टेस्ट होगा। तो ये हम लोग एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, एब्सोल्युटली फ्री। और हमने ऑब्वियसली, हम लोग बोलते हैं ना, मैं कभी भी इस चीज में भेदभाव नहीं करता कि कौन बच्चा पेड प्लेटफॉर्म पर है कौन अनपेड प्लेटफॉर्म पर है। पढ़ाई पर सबका हक होना चाहिए। ठीक है। पढ़ाई पर सबका हक होना चाहिए, तो मैं ये बात सबको कम्युनिकेट करता हूँ। अरे भाई, तो ग्रुप में हर्ष को टैग कर लेना, कर लेना भाई। तो फाउंडेशन के बच्चे तो मेरा खून पीने में उस्ताद है। आइए भैया, आइए। आ, क्या हो गया, ये क्या हो गया। छोटी सी चीज है, पता है सर क्लास ले रहे हैं, तब भी खून पीते रहेंगे। अक्षर बन गया है जिंदगी का। आइए, सब लोग वीडियो को लाइक कर दे भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए। आओ 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 आओ। चलो चलो चलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर आते हैं। चलो। ओके। आयो सर, नेगोशिएशन पर डिस्कशन करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया, एक तो रोज ना कोई बस अड़ोती रहती है। चल। तरुण शर्मा जी अभी कर लें, अभी मैं अपनी क्लास रोक दें, अपनी क्लास बंद करके वही कर लें जाके। आइए सर, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है। सर नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर, कोई चीज दूसरे को देना। तो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, चेक होगा, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर वो बेरर होगा तो उसको तो हम डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को दे दे, डिलीवरी से ही वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों चीज होनी पड़ेगी, तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट आगे जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये हो गया। अब आते हैं सर नेगोशिएशन बाय डिलीवरी में। पहला पार्ट है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 47। तो ये बोलता क्या है सर कि एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक अगर बेरर है, इट कैन बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी। अब यहां पर ये हमको एक बात याद दिलाता है कि भैया देखो, प्रोमिसरी नोट बेरर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात ये हमें रिमाइंड करता है कि अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक डिलीवर्ड ऑन द कंडीशन दैट इट इज नॉट टू टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल अनलेस दैट इवेंट हैपेंस। लेकिन सर, अगर आपने एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को जब किसी दूसरे को दिया और उसको बोला कि भाई तुम इसको ट्रांसफर सिर्फ तभी कर पाओगे जब एक पर्टिकुलर इवेंट ऑकर करता है, तो जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता तब तक वो नेगोशिएबल होगा ही नहीं। कॉमन सेंस वाली बात है, तब तक वो नेगोशिएबल होगा ही नहीं।
ठीक है, अगर वो इवेंट ऑकर ही नहीं हो रहा है तब तक वो नेगोशिएबल होगा ही नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखो सर, अगर मैं तुमको बोलूं, अगर मैं तुमको एक इंस्ट्रूमेंट दूं और मैं तुमको बोलूं कि जब जब 15 तारीख आएगी तो 15 तारीख के बाद ही तुम उसको दूसरे को ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है, तब आप उसको ट्रांसफर कर पाओगे 15 तारीख के बाद, तभी आप उसको ट्रांसफर कर पाओगे। अब ये 15 तारीख के बाद ही जब ट्रांसफरेबिलिटी बनेगी तो उसके पहले तो आएगा ही नहीं, बिकॉज द ट्रांसफरेबिलिटी विल बी क्रिएटेड ओनली आफ्टर 15th। 15 तारीख के पहले तो आएगा नहीं। तो यहां पर 15 तारीख क्या है, वो इवेंट है जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल बनेगा। तो उसके पहले अगर आप डिलीवरी कर भी दो वो इंस्ट्रूमेंट की तो वो नेगोशिएशन नहीं माना जाता, क्योंकि वो एक ऐसे इवेंट पर डिपेंडेंट है जो अभी तक ऑकर नहीं हुआ, ठीक है, जो अभी तक ऑकर नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला सर, ठीक है, पहला देखो कॉमन सेंस वाली बात तो ये बोली, अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या एक चेक विच इज बेरर, विच इज बेरर कैन बी नेगोशिएटेड, कैन बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी। एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक चेक, जो कि एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, उसको आराम से आप नेगोशिएट कर सकते हो बाय डिलीवरी, ठीक है, मतलब दूसरे को देके। लेकिन इसका, इस रूल का एक एक्सेप्शन है। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक इज ओनली नेगोशिएबल, ये सिर्फ तभी नेगोशिएबल माना जाता है ऑन हैपनिंग ऑफ, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने पर। नहीं बेटा श्री कृष्णा जी, इस बार नहीं होगा, इस बार आज की क्लास के बाद हम सब बंद कर देंगे, संन्यास ले रहे हैं हम, ठीक है। सो इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक इज ओनली नेगोशिएबल ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सिर्फ एक इवेंट के होने पर ही वो नेगोशिएट होता है, देन इट विल बी negotiable only when that event occurs, only when that event occurs। वो सिर्फ तभी नेगोशिएबल होगा जब वो इवेंट ऑकर करेगा, जब तक वो इवेंट ऑकर नहीं करेगा तब तक वो नेगोशिएबल होगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। सबको वीडियो को लाइक कर देना बेटा, जो लाइक नहीं करेगा पास नहीं करेगा, फटाफट लाइक कर दो, ये है एक्सेप्शन, ठीक है। अब दो एग्जांपल देखते हैं, एक बार देखते हैं। बोलता है सर ए, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बेरर, मतलब ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है, डिलीवर्स इट टू बीज एजेंट टू कीप इट फॉर बी, दिस इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड। हाँ, बेरर इंस्ट्रूमेंट है, हमने बी के एजेंट को दिया, एजेंट मतलब उसके घर के नौकर, हम उसके घर गए, उसकी बाई खड़ी हुई थी, उसके बाई को पकड़ा दिया, मैंने बोला ये इंस्ट्रूमेंट मालिक को आने से मालिक को थमा देना, क्या ये नेगोशिएबल हो गया? हाँ नेगोशिएबल हो गया, ठीक है। अब आईसीआई ने ना पूरे किताब में बहुत जगह ये गड़बड़ की हुई है, मैं आईसीआई की गड़बड़ नहीं बोलता, ये मैं आईसीआई की गड़बड़ नहीं बोलता, बच्चे के समझने में गड़बड़ है, मैं अभी भी बोलता हूं, बच्चे के समझने में गड़बड़ है, टीचर के समझाने में गड़बड़ है, आईसीआई की गड़बड़ नहीं है। अब यहां पर लिखा है प्रॉमिसरी नोट बेरर नेगोशिएबल होता है, अब बच्चा बोलेगा प्रॉमिसरी नोट तो बेरर नहीं होता, किसने बोला नहीं होता है? प्रॉमिसरी नोट बेरर होता है, डेफिनेशन में लिखा है बेरर होता है। हाँ, ये लिखा है कि बेरर प्रॉमिसरी नोट इशू करने का हक आरबीआई को है। 2,000 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का जो नोट है, तुम उठा के सब्जी वाला को दे दिया, सब्जी वाला दूसरे वाले को दे देगा, वो किसी और को दे देगा, सबको तो मियर डिलीवरी से नेगोशिएट हो रहा है, वो भी तो एक प्रॉमिसरी नोट है, बेरर ही तो है, तुम्हारा नाम लिखा है नोट के ऊपर, वो भी तो एक प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉब्लम यह है तुमको कॉन्सेप्ट की डेप्थ की जब बात आती है ना, वो तुमको करना ही नहीं है, तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के पास होना है, नसीब से पास हो गए तो ठीक, और नहीं पास हुए तो फिर अगला अटेम्प्ट। नॉलेज के पीछे भागो, रिजल्ट अपने आप आएगा, रिजल्ट के पीछे भागोगे ना, रिजल्ट आएगा हाथ में ना नॉलेज आएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। आइए अभी देखो, पूरा कॉन्सेप्ट करने की जगह कुछ बच्चे फिर वही वन शॉट वन शॉट वन शॉट वन शॉट वन शॉट कर रहे हैं, वन शॉट में ही एक शॉट मिलेगा और अगला अटेम्प्ट आ जाएगा,
आफ्टर एवरी सितंबर एक शॉट में जनवरी आ जाएगा। ठीक है, एक शॉट में जनवरी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं एक बार। क्या बोलता है सर, ए इज अ होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू द बेरर, ठीक है, विच इज इन द हैंड्स ऑफ एज बैंकर, ओके, हु एट द टाइम हु इज एट द टाइम बैंकर ऑफ बी। मतलब क्या है सर, देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, चेक मान लो इसको, इसको एक चेक मान लो। ठीक है, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, एक सेल्फ चेक है, मैं जाके अपने बैंकर को दिया, उसके हाथ में है। ठीक है, उसी बैंक अकाउंट में कालरा सर का भी बैंक अकाउंट है, उसी बैंक में वो आदमी कालरा सर का भी बैंकर है। ठीक है, मैंने उसको बोला कि ये अमाउंट, ये चेक तुम कालरा सर के अकाउंट में ट्रांसफर करा दो, मतलब ये पैसा तुम कालरा सर के अकाउंट में इनकैश करा दो। ठीक है, कालरा सर के अकाउंट में इनकैश करा दो, और बैंकर ये काम कर देता है। ठीक है, अब बैंकर के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए होल्ड कर रहा है, वो कालरा सर के लिए होल्ड कर रहा है। द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड एंड बी हैज बिकम द होल्डर ऑफ इट। अब बी उसका होल्डर हो गया। मतलब इससे आपने क्या सीखा, अगर ए के एजेंट ने, ठीक है, बी के एजेंट को सामान दे दिया है तो वो इंस्ट्रूमेंट बी को मिल गया है। ये दोनों पॉइंट हमें क्या समझा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट हमें ये समझा रहे हैं कि अगर आपने डिलीवरी किसी आदमी को की या उसके एजेंट को की, डिलीवरी हो गई है। भाई ये वो भी तो बहुत ज्यादा बक रहा है क्या, रुको, चलो हो गया, कूड़ा साफ हो गया, पढ़ो तुम लोग बैठ के। ऐसा कोई ज्यादा इरिटेट किया करे हमको बता दिया करो। ठीक है, आ जाओ, इसके ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है, मैं उतार दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, तो बेसिकली कहानी क्या है, ठीक है, कि भैया दो आदमी हैं, एक है ए, ठीक है, एक है बी, दोनों का अकाउंट सेम बैंक में ही है। ए ने एक इंस्ट्रूमेंट अपने बैंकर को दिया, जो ए का भी बैंकर है, बी का भी बैंकर है। ए ने उसको बोला ये इंस्ट्रूमेंट बी को ट्रांसफर कर दो, अब उसने बी को ट्रांसफर कर दिया। अभी इंस्ट्रूमेंट जो उसके हाथ में है अब बी के लिए होल्ड कर रहा है, वो पहले ए के लिए कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या ये नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि आदमी तो सेम ही है। हाँ नेगोशिएशन हो गई, क्योंकि अब सामान किसी और के लिए होल्ड कर रहा है ना। अरे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यही तो था यार सोगा में, सोगा में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाबू यही तो था, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यही तो था सोगा में, एक बार याद करके देखो। ठीक है, यही तो था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, कि एक आदमी जो सेलर का आदमी है, ठीक है, वो बायर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा है। ठीक है, आदमी सेलर का है, बायर के बिहाफ पर अगर गुड्स को होल्ड कर रहा है तो उसकी डिलीवरी कंप्लीट मानी जाती है, वही तो है। वही तो है, एज सिंपल एज दैट। तो वही यहां पर एजेंट, अब उस गुड्स की जगह यहां पर इंस्ट्रूमेंट डाल दिया। ये एक्चुअल डिलीवरी का एग्जाम्पल है, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल है। खत्म कहानी, जो तुमने सोगा में पढ़ा है। आइए, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये किस केस में आएगा, अब ये समझो सर, ये तब आएगा जब इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर हो तो, क्योंकि यहां पर आपको इंडोर्समेंट भी करना है और आपको डिलीवरी भी करना है। सर इंडोर्समेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, साइनिंग ऑन बैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, साइनिंग ऑन बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बस यही होता है एंडोर्समेंट का मतलब। इंडोर्समेंट का कि आप इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख देते हो और दूसरे को दे देते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट, साइनिंग ऑन बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। आखिरकार डिलीवरी की क्या इंपॉर्टेंस है नेगोशिएशन में। सर बिना डिलीवरी के कुछ होगा ही नहीं, डिलीवरी बहुत जरूरी है। अब इस पूरे पैराग्राफ में एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सुनो ध्यान से मेरी बात,
अगर डिलीवरी पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, ना एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये है रमेश, ठीक है, ये है सुरेश, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। रमेश है ड्रॉअर, सुरेश है ड्रॉई। रमेश ने सुरेश के फेवर में एक बिल ड्रॉ किया, रमेश ने सुरेश के फेवर में एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है, इसने एक बिल ड्रॉ किया, सुरेश ने उसको एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, एक्सेप्टेड प्लस रिटर्न, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया वापस, ठीक है। एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, ठीक है, वापस आ गया बिल। अब जैसे ही एक्सेप्ट होकर रिटर्न आया, अब रमेश क्या कर रहा है सर, ध्यान से सुनना। रमेश ने इंस्ट्रूमेंट के पीछे, इंस्ट्रूमेंट के पीछे, इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में राकेश कालरा का नाम लिखा और साइन कर दिया। अब मेरे को बोलो ये इंडोर्समेंट हो गई कि नहीं हो गई, ये इंडोर्समेंट हो गई कि नहीं, सोच समझ के बोलना, ये इंडोर्समेंट है कि नहीं। हाँ सर, इंडोर्समेंट तो हो गई, इंडोर्समेंट तो हो गई सर, वो तो सीधी बात है, इंडोर्समेंट तो हो गई। हाँ, लेकिन सर इंडोर्समेंट के बाद अब हुआ क्या, ये इंस्ट्रूमेंट रमेश ने अपने कैबिनेट में रख दिया, ठीक है, कैबिनेट में रख दिया कि कल जाके मैं ये इंस्ट्रूमेंट हैंडओवर कर दूंगा उसको। अब यहां से मैं बना रहा हूं तीन केस। केस वन, नेक्स्ट डे रमेश डिलीवर्स इंस्ट्रूमेंट टू, नेक्स्ट डे रमेश क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर देता है टू, क्या नाम है इसका, सुरेश। वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर देता है सुरेश में, ए आंख में, आंख में, आंख में डाल, मोमबत्ती डाल, और बड़ा लिखो, बड़ा लिखो अंधा, सब गोबर बैठे हुए हैं चैट में। चलो, नेक्स्ट डे रमेश डिलीवर्स द इंस्ट्रूमेंट टू सुरेश, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, रमेश ना इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करता है सुरेश को। क्या ये वैलिड नेगोशिएशन है, दिस इज वैलिड, ठीक है, ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है, ये 100% वैलिड है, ठीक है। दूसरा केस टू, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, रमेश की डेथ हो गई, ठीक है, रमेश बेचारा मर गया, ठीक है, रमेश की डेथ हो गई। अब रमेश की डेथ के बाद, ठीक है, रमेश का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसका लड़का, बेटा, ये क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर दिया, ये इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर दिया किसको सर, उस आदमी को, सुरेश को। ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर दिया, सीधे जाके सुरेश को डिलीवर कर दिया। क्या ये वैलिड होगा, द आंसर इज नॉट वैलिड। सर कानून क्या है, कानून बड़ा सिंपल सा है, कानून बड़ा सिंपल सा है, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन बाय द ड्रॉअर, नेगोशिएशन बाय द ड्रॉअर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है,
negotiation by the drawer is valid, but delivery shall be made by the drawer, not his legal representative. मतलब लड़का डिलीवरी नहीं कर सकता, लड़का डिलीवरी नहीं कर सकता, वो वैलिड नहीं होगा. Not by his legal representative. Is it clear, sir? Is it clear? अच्छा, अब बात आती है केस 3. अब केस 3 में क्या हुआ? प्रीवियस डे रमेश gave the instrument to his agent. अब उसने ना संगे संग इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट लिख के, ठीक है, नेक्स्ट दिन सीधा सीधा उसने इंस्ट्रूमेंट लिख के क्या किया, एजेंट को पकड़ा दिया. ठीक है, सीधा सीधा लिख के एजेंट को पकड़ा दिया, टू डिलीवर इट टू सुरेश द नेक्स्ट डे. ठीक है, रमेश डाइड, सुरेश सॉरी एजेंट, रमेश अगले दिन सुबह मर गया, एजेंट ने इसको डिलीवर कर दिया इंस्ट्रूमेंट को सुरेश को. क्या ये वैलिड होगा? द आंसर इज इट इज वैलिड. हमने क्या सीखा कि नेगोशिएशन बट डिलीवरी जो मेरे को की जा रही है किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, मतलब एजेंट के द्वारा, इज वैलिड. बट डिलीवरी मेड बाय एन एजेंट is valid. Delivery made by an agent is valid. ठीक है, डिलीवरी बाय एन एजेंट इज वैलिड. इज इट क्लियर सर? हो गया, डन. बोलो, अभी ये मैटर सेट हुआ. केस 1, केस 2, केस 3 एकदम बढ़िया से मैटर सेट हो गया. केस 1 में रमेश क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करता है सुरेश को, वो वैलिड है. दूसरे केस में रमेश अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देता है, बोलता है सुरेश को दे दो, वो वैलिड नहीं है. मतलब हम लोग की जो डिलीवरी होगी इंस्ट्रूमेंट की, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा नहीं हो सकती. लेकिन वही चीज जब एजेंट करता है तो वो वैलिड हो जाती है, बिकॉज एजेंट इज अपॉइंटेड बाय यू, डिलीवरी फ्रॉम एन एजेंट इज वैलिड. ठीक है, वो वैलिड है. ये अभी तक क्लियर है सर? बढ़िया, नेगोशिएशन रैप अप हो गया. अब यही चीज ना बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, बट ये बहुत इजी है. ठीक है, आपको समझना ये है, अगर कोई आदमी आपका एजेंट है तो उसके द्वारा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया है तो वो वैलिड है. अगर उसके द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, तो उसके द्वारा पास ऑन किया गया इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होगा. दिस इज सेक्शन नंबर 57. दिस एंड दिस इज सेक्शन नंबर 57. ठीक है, ओके, सेट. लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता ना ड्रॉर के बिहाफ पर. दियाज भाई, एक बात बताना, हमने उसको नेगोशिएशन का भी हक नहीं दिया, इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाने दे देंगे? मतलब थोड़ा तो दिमाग तो लगाओ.
और सर देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी रिलेटेड टू यू, जो एजेंट होगा विल बी अपॉइंटेड। तो जब तक आपको क्वेश्चन में वो बोले नहीं दैट द फलाना पर्सन और ढिमकाना पर्सन इज वर्किंग एज एन एजेंट, ठीक है, तब तक वो वैलिड नहीं होगा। अब अगर वो अपने बेटे को ही अपना एजेंट बना लिया है बिजनेस में काम करने के लिए, तो फिर वो भी वैलिड होगा। एज लॉन्ग एज यू हैव द टाइटल ऑफ एन एजेंट यू कैन नेगोशिएट। अगर आप एजेंट नहीं है, आप फैमिली मेंबर हैं, तो आपके पास नेगोशिएशन का हक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन एजेंट कर सकता है। क्योंकि एजेंट का करने का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ही कर रहा है। अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो होता है, कि अगर कोई काम एजेंट कर रहा है, इट इज एज गुड एज कि वो प्रिंसिपल ने खुद किया, ठीक है। तो अगर एजेंट उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो एज गुड एज प्रिंसिपल ने उसको खुद किया है। अब कुणाल भाई को इसमें लग रहा है कि मरना इंपॉर्टेंट है। भाई मरा हो या ना मरा हो, हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, उसमें उसका मरना जरूरी नहीं है। नहीं होगी बेटा ब्रह्मास्त्र सीरीज अर्शिता जी, हम बहुत परेशान हो गए हैं, हम नेगो कंप्लीट करके जा रहे हैं 1 महीना के लिए ऑफ लेने के लिए। अब नहीं हो रहा हमसे, बहुत हो गया। अब हमको एक अटेम्प्ट स्किप करना है। इस बार एग्जाम मैराथन मैराथन हम कुछ नहीं लेंगे। आई विल टीच द जनवरी बैच ना। आई नीड 1 अटेम्प्ट ऑफ। आइए, आइए, डिसऑनर ऑफ, आई एम टायर्ड, डिसऑनर ऑफ चेक। सर ये डिसऑनर का मतलब क्या है, ठीक है, डिसऑनर का मतलब क्या है सर, और ये चेक क्या होता है? चेक तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आपको पता ही है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का मतलब होता है कि जब ड्यू डेट आई है, आपको आपका पैसा नहीं मिला, ठीक है। देखो सर, कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, ठीक है, सेक्शन 138, 139, 140, ये चेक के डिसऑनर को कवर करते हैं, और बहुत अच्छे सेक्शन है। और इसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स केस स्टडी आता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स केस स्टडी आता है, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। और सुनना सर ध्यान से, कहानी क्या है। देखो सर, चेक डिसऑनर के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। डिसऑनर मतलब ड्यू डेट पर उस पर पैसा ना मिले, ठीक है, ड्यू डेट पर उस पर पैसा ना मिले। डिसऑनर बेसिकली मींस ऑन द ड्यू डेट मनी is not received on the instrument. Money is not received on the instrument. वो होता है डिसऑनर, ठीक है, ना इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट मनी इज नॉट रिसीव्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। अब डिसऑनर के ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, डिसऑनर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, ठीक है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं सर डिसऑनर के, ठीक है, डिसऑनर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहला डिसऑनर का रीजन हो सकता है नॉन पेमेंट। अच्छा, नॉन पेमेंट तो हो ही गया। अब डिसऑनर का रीजन क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है चेक रॉन्गली रिटन। जैसे क्या हुआ, अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन सेंटेंस में मिसमैच है। अमाउंट इन वर्ड्स या अमाउंट इन सेंटेंस में मिसमैच है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, सिग्नेचर मिसमैच है, ठीक है, सिग्नेचर मिसमैच है, ठीक है, सिग्नेचर मिसमैच है। एक क्या हो गया, इनसफिशिएंट बैलेंस है। एक आदमी ने चेक ड्रॉ किया दूसरे आदमी के लिए और उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है,
या नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, ठीक है, आपने स्टॉप पेमेंट करवा दी है चेक की। हाँ सर, ये स्टॉप पेमेंट भी होता है। जैसे मान लो अगर मैंने एक चेक डाला और अब मैंने दूसरे को दे दिया, और अब मैं उस चेक पे ना पेमेंट रुकवाना चाहता हूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैंक में फोन करूंगा, बैंक में फोन करके बोलूंगा इस पे चेक पे पेमेंट रुकवा दो, वो उस चेक पे उसी समय पेमेंट रुकवा देंगे। दैट इज कॉल्ड स्टॉप पेमेंट। ठीक है, अब समझो मेरी बात। ये जो सेक्शन है 138, 139, 140, ठीक है, डिसऑनर ऑफ चेक का, ये सिर्फ इन दो केसेस में ही लगता है। मतलब अगर चेक डिसऑनर होने के पीछे यही दो रीजन है तो ये अप्लाई होगा, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। चेक डिसऑनर होने के पीछे अगर यही दो रीजन है तो ये अप्लाई होगा, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। ओनली दीज टू रीजंस। ठीक है, देर इज इनसफिशिएंट बैलेंस और देर इज स्टॉप पेमेंट। ठीक है, ये दो रीजन होने चाहिए। ठीक है, अब चेक ना बहुत सारे मोटिव से दिया जाता है। कभी हो सकता है चेक दिया जाए एज अ गिफ्ट, है, गिफ्ट की तरह दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है चेक दिया जाए एज अ चैरिटी और डोनेशन। अमीर लोग देते हैं ना चैरिटी या डोनेशन की तरह। ठीक है, गिफ्ट की तरह दे दिया, चैरिटी डोनेशन दे दिया। या कभी कभी चेक ऐसा भी हो सकता है इलीगल कंसिडरेशन के लिए दिया हो। इलीगल कंसिडरेशन, किसी आदमी को मार दिया तुमने, ठीक है, किसी आदमी का तुमने मर्डर कर दिया, अब सामने वाला तुमको पेमेंट कर रहा है रैमसम मनी, वो होता है ना रैमसम मनी, इलीगल कंसिडरेशन। ठीक है, या इसके अलावा देयर कुड बी एनी अदर। अब बात समझो, सेक्शन 138, 139, 140 सिर्फ एनी अदर पर अप्लाई होता है। मतलब अगर आपने चेक एज अ गिफ्ट या एज अ चैरिटी या एज अ डोनेशन या एज एन इलीगल कंसिडरेशन दिया है, तो बाउंस चेक या डिसऑनर चेक, उसमें भी जो प्रॉब्लम है वो होगी। ठीक है, बट वो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, वो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं होगा। जैसे अगर आपने चैरिटी चैरिटी को चेक से पेमेंट किया, ठीक है, और आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो आप पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत केस किया जाएगा, नॉट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट, चैरिटी, इलीगल कंसिडरेशन को कवर ही नहीं करता। तो अब आपको समझ में आया ये 138, 139, 140 आएगा किस केस में? ये आएगा इफ अ चेक ड्रॉन फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन other than for gift, charity, donation, and is dishonored for reasons of insufficient balance, reasons of insufficient balance या stop payment, insufficient balance या stop payment, the instrument stands the instrument will be covered under section 138, 139, 140। क्या आपको यह चीज क्लियर है सर कि ये होगा कब 138, 139, 140 में? एब्सोल्युटली क्लियर है दिमाग में? ठीक है, कि ये क्लियर कब होगा? ठीक है, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? 138, 139, 140, ठीक है, क्लियर है सर? अब बात ऐसी है सर, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं मैं और इस सेक्शन को आपको क्लियर करते हैं। ये एक आदमी है, इसका नाम है नंदू। ठीक है, नंदू ने एक चेक ड्रॉ किया है 30 लाख रुपए का। नंदू ने एक चेक ड्रॉ किया है 30 लाख रुपए का।
और नंदू ने ये चेक दिया है महेश को। ठीक है, महेश को। महेश जाके इस चेक को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है। महेश का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। हाँ रितु कुमारी जी, इस चैनल पर हमने एक वीडियो बना के आज डाला है, कृपा करके उसको देखिएगा जाके। A to Z बिजनेस लॉ, आपको समझ में आएगा कैसे ये सब्जेक्ट पढ़ना। प्लीज देखिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी, फोल्डेड हैंड्स। नंदू ने 30 लाख रुपए का चेक दिया, महेश ने जाके ये चेक को डिपॉजिट कर दिया एचडीएफसी में। ठीक है, अब जब जैसे ही उसने ये चेक को डिपॉजिट किया एचडीएफसी में, लेट्स से 15 तारीख को, 15 जुलाई को उसको एचडीएफसी से एक इंफॉर्मेशन आती कि सर चेक डिसऑनर्ड। ऑब्वियसली अगर महेश ने चेक डाला है तो एचडीएफसी महेश को ही इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एचडीएफसी ने महेश को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, महेश को इन्फॉर्म कर दिया। अब महेश को क्या करना है सर, सुनो। महेश को जब से पता चला, महेश को विद इन 30 डेज, विद इन कितना दिन, विद इन 30 डेज फ्रॉम 15 जुलाई, ये बात इंफॉर्म करनी है नंदू को। क्या? कि चेक डिसऑनर हो गया है। ठीक है, पहली बात समझ में आई, पहला पोर्शन समझ में आया। ठीक है, 15 जुलाई को जिस दिन चेक डिसऑनर हुआ, बैंक ने बता दिया महेश को। अब महेश को विद इन 30 डेज ये रिक्वायरमेंट है कि महेश को जाके ये बात किसको बतानी है, जाके नंदू को बतानी है। विद इन कितना दिन, विद इन 30 दिन महेश को बता। ठीक है, अब लेट्स से मैं ना एकदम लास्ट डेट कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, एकदम लास्ट डेट कैलकुलेट कर रहा हूं, 15 जुलाई से एकदम लास्ट डेट 15 अगस्त, मैं ऐसे कैलकुलेट कर ले रहा हूं। 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को इसी दिन इसने इंफॉर्म किया कि भैया चेक डिसऑनर हो गया। अब नंदू को यहां पर 15 डेज मिलेंगे, 15 डेज टू मेक पेमेंट। अब नंदू को यह ऑप्शन मिलेगा, देखो सेकंड चांस भी मिल रहा है नंदू। नंदू को 15 दिन मिलेंगे, जिसमें अगर नंदू पेमेंट कर दे, ठीक है, तो मैटर वहीं रफा दफा हो जाएगा, मैटर आगे बढ़ेगा ही नहीं, कोई पेनल्टी पुनल्टी होगी ही नहीं, कोई झमेला होगा ही नहीं। ठीक है, कोई झमेला उमेला होगा ही नहीं, कोई लेमारी होगी ही नहीं। ठीक है, 15 दिन में वो पेमेंट कर दे, मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नंदू ने क्या किया, नंदू ने क्या किया, कॉल हिम। ठीक है, नंदू ने क्या किया, 15 दिन में पेमेंट करना है नंदू को। अब नंदू ने फेल हो गया पेमेंट, फेल टू पे, फेल टू पे। ठीक है, अब नंदू का फेलियर हो गया। ठीक है, नंदू का फेलियर हो गया। ठीक है, अब नंदू के फेलियर के बाद अब नंदू को बांस होगा। 15 दिन के अंदर नंदू पेमेंट नहीं कर पाया, अब होगी पेनल्टी। और पेनल्टी क्या है सर, ये देखो, 2 years ऑफ जेल। ठीक है, और
ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। और ये पेनल्टी पता है डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट में बैठा हुआ जज। 2 साल की जेल होगी, अप टू 2 years ऑफ जेल होगी, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक का पेनल्टी लगेगा, या दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। अब तुम इसमें देखो एक चीज समझो, ये जो ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ चेक है ना, इसका ये मतलब मत समझना कि अब महेश को 30 लाख के बदले 60 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ पेनल्टी सरकार के खजाने में जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। महेश को अलग से सेपरेटली 30 lakhs मिलेंगे फ्रॉम नंदू। मतलब आप ऐसे समझ लो कि नंदू ने 30 लाख का डिफॉल्ट किया, और उसको मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि 90 लाख रुपए तक पेमेंट करना पड़े। 60 लाख सरकार को, ट्वाइस द अमाउंट, और 30 लाख महेश को। तो पूरा का पूरा 90 लाख जा सकता है वापस। ठीक है, पूरा का पूरा 90 लाख जा सकता है वापस। ठीक है, तो 2 years द अमाउंट ऑफ जेल, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और बोथ, दोनों। ठीक है, तो अगर 15 दिन के अंदर अंदर इसने पेमेंट, यहां पर देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो 30 डेज में महेश का बताना, दूसरा 15 दिन में नंदू का पेमेंट करना। ये दोनों अगर नहीं हुई तब पेनल्टी आ रही है। तो एक क्वेश्चन मेरे से यहां पर यह पूछा जाता है, यहां पर मेरे से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए। और ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, एक बार मैंने पढ़ाते पढ़ाते, एग्जाम डे मैराथन में पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये बोला था कि हो सकता है ये एक, आप ये पढ़ के जा रहे हो कि 138 कब लगता है, हो सकता है आईसीआई ये क्वेश्चन पूछ ले कि 138 कब नहीं लगता। और उसी दिन अगली सुबह के पेपर में उन्होंने सेम ही सवाल पूछा था, व्हेन इज 138 नॉट एप्लीकेबल। तो अगर आप देखो इस केस में तो 138 लग के दिखा दिया। अगर मेरे को यहां से थोड़ा सा सिनॉप्सिस निकालना हो, सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी, कि किस केस में 138 नहीं लगेगा, तो देखते हैं क्या हम समरी निकाल पाएंगे। इसको लगाने की जगह ही नहीं है, अच्छा इधर लग सकता है। क्या हो गया, ये वाला कब से आ गया है? ठीक है, आइए। तो अंडर व्हाट केसेस सेक्शन 138 इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो 138 किस केस में अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर ये सवाल मेरे से पूछा जाए ना कि किस केस में 138 अप्लाई नहीं करेगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है सर। सबसे पहले गिफ्ट, चैरिटी, इलीगल कंसिडरेशन, इन केसेस में तो नहीं करेगा। गिफ्ट, चैरिटी, इन इलीगल कंसिडरेशन में तो नहीं करेगा। दूसरा, गिफ्ट, चैरिटी, इलीगल कंसिडरेशन यहां तो नहीं करेगा। दूसरा, देखिए, इसके बाद ये एक और चीज में नहीं करेगा, बोलो किसमें? ठीक है, मैं बताता हूं। ये क्या बोलते हैं, इफ द बैंकर फेल्ड टू इन्फॉर्म द पेई। सर बैंकर ही पेई को नहीं इन्फॉर्म किया, अगर बैंकर ही नंदू को इन्फॉर्म नहीं किया तो वैसे भी खत्म हो गई बात, क्योंकि जैसे बैंकर का काम है नंदू को इन्फॉर्म करना। तो अगर बैंकर ही फेल हो गया तो फिर तो पेमेंट और ये 138 की पेनल्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बैंकर की गलती है, फिर बैंकर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर रीजंस ऑफ डिसऑनर अदर देन
स्टॉप पेमेंट, अदर देन स्टॉप पेमेंट, और अदर देन स्टॉप पेमेंट, और ये इनसफिशिएंट फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो गिफ्ट हो गया, चैरिटी हो गया, इलीगल कंसिडरेशन हो गया। इफ द बैंकर फेल टू इन्फॉर्म द पे फॉर द रीजंस ऑफ डिसऑनर अदर देन स्टॉप पेमेंट और इनसफिशिएंट फंड्स। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द पे टू इन्फॉर्म द ड्रॉर इन 30 days। सर 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्म करना होता है ना। मान लो उसी को ध्यान नहीं रहा कि 30 दिन के अंदर करना है, तब तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसको इन्फॉर्म करना था उसी ने 30 दिन में इन्फॉर्म नहीं किया। मतलब नंदू ही भूल गया महेश को 30 दिन में इन्फॉर्म करने में। ठीक है, जो तुम्हारा बैंक का आदमी है ना, HDFC वाला पीयूष वर्मा कार्तिक, उसी ने तुमको इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका चेक डिसऑनर हो गया। तो जब तक आपको पता नहीं चला तो आप क्या ही कर सकते हो, उसमें कुछ कर तो सकते नहीं हो। तो उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो आप उसमें कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। ठीक है, आइए। अरे क्या हो गया? फेलियर ऑफ द पेई टू इन्फॉर्म द ड्रॉअर इन 30 days। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द ड्रॉअर पेड द मनी पेड द मनी इन 15 days। अगर ड्रॉअर ने खुद 15 दिन में पैसा दे दिया, तो तुमने उसको 15 दिन का टाइम दिया था, उसने 15 दिन में तुमको पैसा दे दिया, सेक्शन 138 इज नॉट एप्लीकेबल, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तुमने उसको 15 दिन का टाइम दिया था ना, तुमने उसको 15 दिन का टाइम दिया था, तुमने 15 दिन में उसको पूछा था कि क्या 15 दिन में पैसे पेमेंट हो जाएंगे, उसने बोला हाँ सर 15 दिन में हो जाएंगे, उसने 10 ही दिन के अंदर पैसा पेमेंट कर दिया, तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दिया पैसा, खेला खत्म हो गया। ठीक है, पैसा खत्म हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अभी देखो हमको कैसे पता चलता है कि लोगों ने अकाउंट्स का मतलब वो होता है ना काम चोरी के टाइप में किया है। ये ऐसे लड़कों से, कहा गया वो, हाँ ये दिवेश शेओनी जो भी नाम है, बोलता है अगर चेक में इतना प्रॉब्लम है तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों नहीं यूज करते। वो डिसऑनर नहीं होता है चाचा, यही होता है काम चोरी वाला अकाउंटेंसी पढ़ने से। ठीक है, यही होता है काम चोरी वाला अकाउंटेंसी पढ़ने से। बुड्ढा बाबा पढ़ाता है ठीक से, पूरा पढ़ो, खाली न्यूमेरिकल रट्टा मार मार के पास नहीं होता है कोई। ये देखो मीम्स के देवता पूछ रहे हैं सेक्शन 138 के लिए पेनल्टी क्या होता है। पेनल्टी तो बेटा तुमको उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारा फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा। गधे पे उल्टा लटका के पिताजी पे लेंगे, तब समझ में आएगा पेनल्टी। आना सर सेक्शन 139। ठीक है सर, सेक्शन 139 बहुत ही सिंपल है। क्या बोलता है सेक्शन 139? इफ अ पर्सन इज होल्डिंग अ चेक, it is presumed that he acquired the check for a valuable consideration। क्या बोल रहे हैं? अगर मेरे हाथ में एक चेक है, इस चेक पर मेरा नाम लिखा है, तो सीधा मान लिया जाएगा कि ये चेक मैंने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए पाया है। ठीक है, अगर मेरे हाथ में एक चेक है, ठीक है, और इस चेक पर मेरा नाम लिखा है, सीधा यह मान लिया जाएगा कि यह चेक मैंने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए पाया। ठीक है, अ पर्सन होल्डिंग अ चेक इन हिज हैंड इज प्रिज्यूम टू हैव अक्वायर्ड द चेक फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसके लिए ये वर्ड क्या यूज करते हैं कि इट इज अ रीब्यूटेबल
प्रिजम्पशन। अब सुन लो ध्यान से इस वर्ड का मतलब, वरना 20,000 बार पूछोगे। रीब्यूटेबल प्रिजम्पशन। रीब्यूटेबल प्रिजम्पशन मतलब सब्जेक्ट टू चैलेंज बाय प्रूफ। मतलब इन शॉर्ट क्या है, मैं बोल रहा हूं ये इंस्ट्रूमेंट मैंने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए पाया है, तुम बोल रहे हो कि मैं चोरी कर रहा हूं, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मैं चोरी कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैंने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए पाया है। तो मैं तुमको क्या बोलूंगा पता है, भाई आके प्रूफ कर दे, आप प्रूफ कर दे आके। और जब तक तुम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है, और जब तक तुम प्रूव नहीं कर सकते, तब तक चुप से मुंह में उंगली दाब के वहां पे बैठ जाओ कोना, और कुछ नहीं। जब तक प्रूव नहीं कर सकते, चुपचाप वहां पे मुंह पे कोना उंगली दे के बैठ जाओ। एज सिंपल एज दैट। या तो प्रूव करके दिखाओ, या तो अगर प्रूव नहीं कर पाते तो चुपचाप वहां कोना में बैठ जाओ, ठीक है। ये नहीं चलेगा कि आप मेरे को चैलेंज कर रहे हो, इस पे मेरा नाम लिखा है, मेरे पास वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, आप बोलते हो नहीं है, आप प्रूव करके दिखाओ। It's a rebutable presumption. It is subject to question in court, but you will have to prove it. आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि कैसे, ठीक है। 140 सेक्शन 140, और कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म। ठीक है, सेक्शन 140, अरे क्या हो गया, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 140। ये सेक्शन क्या है कि आपसे जब गलती हो जाती है तो आप हाथ खड़ा करके बोल देते हो मुझे तो पता ही नहीं था। देखो क्या बोलता है, इट शैल नॉट बी अ डिफेंस in a prosecution of an offense under section 138 that the drawer has no reason to believe that when he issued the check that the check may be dishonored or presented for the reason stated in that section। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है, ड्रॉअर बोल रहा है आज मेरे ऊपर, आज कालरा सर के ऊपर केस चल रहा है चेक डिसऑनर का, ठीक है, लेट्स से कालरा सर अपने डिफेंस में ये बोल रहे हैं कि सर जिस समय मैंने 30 लाख का चेक डाला था ना, मेरे को लगा था 30 लाख का बैलेंस है अकाउंट में। आई हैड नो रीजन टू बिलीव वॉट सो एवर दैट द इंस्ट्रूमेंट विल बी डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड। हाँ सर, साइन मिसमैच हो सकता है, बट वो तो 138 में कवर भी नहीं होता। मतलब यहां पर ड्रॉअर क्या बोलना चाह रहा है, ड्रॉअर के माइंडसेट में जाने की कोशिश करो, अपने आप को ड्रॉअर के जूतों में रख के सोचो। ड्रॉअर बोल रहा है कि मैं अपने डिफेंस में यह कहना चाहता हूं कि जिस टाइम पर मैंने चेक डाला था ना सर, मुझे पता ही नहीं था, आई हैड नो रीजन टू बिलीव व्हाटसोएवर कि यह चेक डिसऑनर हो जाएगा फॉर रीजंस ऑफ सेक्शन 138, दैट इज फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। मेरे पास नो रीजन टू बिलीव था, तो यह कोई वैल्यूएबल डिफेंस नहीं है। आप बोल रहे हो आपको लगा ही नहीं था कि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, सॉरी सर, लगने के बेसिस पर हम आपको बचा नहीं सकते। आपको नहीं पता था इसका मतलब यह नहीं कि आप पर एप्लीकेबल नहीं। मैं बाइक चला रहा था, मैंने सिग्नल तोड़ दिया, मैं पुलिस वाले को बोलता हूं सॉरी मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब पता ही नहीं था इज नॉट अ वैल्यूएबल असम्पशन। पता ही नहीं था इज नॉट अ वैल्यूएबल असम्पशन, ठीक है। तो क्या बोलता है सर सेक्शन 140, बड़ा ही क्यूट सेक्शन है। इट बोलता है it cannot act as a defense, it cannot act as a defense that the person drawing the instrument, the person drawing the instrument, person drawing the instrument was unaware, drawing the instrument was unaware
about the fact that his account suffered from insufficiency of funds। तो ये कोई डिफेंस नहीं है खुद को बचाने के लिए, ठीक है, ये कोई डिफेंस नहीं है खुद को बचाने के लिए, ठीक है। कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आखिरी क्लास चलेगी, प्रेजेंटमेंट वाला टॉपिक, और कल की क्लास रिकॉर्डेड मोड में चलेगी, ठीक है। कल की क्लास, कल लास्ट सेशन ऑफ नेगो एंड इट विल गो ऑन रिकॉर्डेड मोड, क्योंकि कल मेरे को लाइव लेना है सीए इंटरमीडिएट का। कल सीए इंटरमीडिएट के लॉ की एमटीपी लॉन्च होने वाली है और हमको वो एमटीपी लाइव लेना है उनकी, तो आई विल टेक दैट एमटीपी लाइव विद देम, ठीक है। तो कल लास्ट सेशन होगा मेरा नेगो का रिकॉर्डेड, एकदम आखिरी। तो ये रिकॉर्डेड आएगा प्रेजेंटमेंट वाला, बहुत अच्छे से आधा घंटा 45 मिनट की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, 20-25 मिनट की है एक्चुअली, नॉट मोर देन दैट। आराम से बैठ के देखिएगा, ठीक है, और आराम से बैठ के समझिएगा, ठीक है। अरे भाई कैप्टन, उसकी वाइफ बोले या उसका बहनोई बोले, अगर एजेंट ने डिलीवरी की है वो वैलिड है। एक कोई केस स्टडी इधर उधर से पढ़ के आ जाता है, जबरदस्ती क्लास में बवासीर फैलाता रहता है। कॉन्सेप्ट समझ लिया कर, बोले कोई भी, एजेंट अगर नेगोशिएट या डिलीवर किया है वो वैलिड है, दैट्स इट, बस इतना ही बोल रहा हूं, ठीक है सर, डन। तो कल इसको देख के खत्म कर लीजिएगा, परसों से वी विल स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और परसों से विल स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, चलो डन, ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। और कॉन्ट्रैक्ट का अपने क्या करेंगे, उसको थोड़ा वन शॉट फॉर्म में करेंगे, वन शॉट फॉर्म इन द सेंस, कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक यूनिट, और अगर कोई यूनिट बहुत बड़ा है तो उसको 2 दिन ले लें, कोई यूनिट छोटा है, कोई 2 यूनिट साथ में छोटे हैं तो एक ही दिन में निपटा दें। जैसे पहला दिन यूनिट 1 और 2 साथ में हो सकता है, काफी छोटा है, एक बड़ा एक छोटा है। फिर यूनिट 3 के लिए पूरा 2 दिन लग सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो यूनिट 3 के लिए 2 दिन लग गए। यूनिट 4 छोटा है, एक दिन में निपट जाएगा, 4 और 5। 6 बहुत ही छोटा है, 6 और 7 एक साथ आ जाएंगे। 8 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो उनके लिए एक एक दिन लग जाएगा। 9 के लिए 2 दिन भी लग सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कैसे सिनारियो लग रहा है, बट विल ट्राई कि 31 तारीख तक वो पूरा खत्म हो जाए। 1 अगस्त को पार्टनरशिप का वन शॉट हो जाएगा, अपना पूरा 100 मार्क्स का रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट, ठीक है। चलो सर, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। और ये एक बार पढ़ के जाइए, ये एक बार पढ़ के जाइए, मैंने लिखा है ना रोज, तो पढ़ना जरूरी है। पढ़ के जाइए इसको, वही 11 बजे ही चलेगी, 11 बजे ही रिकॉर्डिंग चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ के जाइए, एकदम इंग्लिश में अच्छे से पढ़ के जाइए इसको, क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया? पढ़ लिया? तरुण कुमार जी देखिए, आपको ना एक बीमारी है, उस बीमारी को पता है क्या बोलते हैं? उस बीमारी को बोलते हैं रोना, ठीक है, उस बीमारी को बोलते हैं रौनी की बीमारी। वो जब एक एक आदमी होता है ना मनहूस आत्मा, वो जिंदगी भर रोता रहेगा। अपना नंबर याद है, अपने घर का एड्रेस याद है, जो लड़कियों के साथ लौंडियाबाजी करता है उनका एड्रेस याद है, रीले दिन भर स्क्रॉल करता रहता है वो याद है, ठीक है, खाली लॉ याद नहीं होता है, बस वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी दुनिया का हर चीज याद है। यहां पर एक वीडियो डाला है, A to Z ऑफ बिजनेस लॉ, कैसे बिजनेस लॉ को याद करना है उसका, जाके देख ले, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। इससे ज्यादा मैं कोई मदद नहीं कर सकता भाई, अब मैं जाके तेरा पेपर नहीं लिख दूंगा, ठीक है, जितना कर सकता हूं सब कर रहा हूं। अब मैं बैठ के वहां पे तेरे साथ आके याद नहीं करने बैठ जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज दैट वोंट हैपन, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है, पागलोपन वाली बातें मत किया कर। और सुन, एक एक चीज और भी बता दे रहा हूं,
कोई और जिंदगी में बोलेगा नहीं, क्योंकि कोई और तेरे को हमेशा क्या देखता है, पैसे वाले मोटिव से देखता है कि स्टूडेंट है, रेवेन्यू ला के देगा। मैं तेरे को मुंह खोल के मुंह पे बोल रहा हूं, अगर नहीं याद हो रहा ना, ये कोर्स छोड़ दे, क्योंकि इस कोर्स में लॉ हर जगह है, फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है। चुपचाप कोर्स छोड़ दे, ठीक है? कोर्स छोड़ के, कोर्स छोड़ दे, और कोर्स छोड़ के चुपचाप बीकॉम करके जो एमबीए कर ले। छोड़ दे कोर्स, एकदम सीधा बोल रहा हूं, कट टू कट, ठीक है? बस फालतू उम्मीदें मत लगा के रख, ठीक है? नहीं हो रहा, छोड़ दे। आइए, कोई और नहीं बोलेगा तेरे को ये बात, मैं बोलूंगा। नहीं हो रहा, छोड़ दे। दुनिया में बहुत सारी चीजें करने के लिए, और यही नहीं करना है सिर्फ, क्योंकि इतने बहानों से काम नहीं होता है। बहुत बहाना है तुम्हारा, बहुत दिन से सुन रहे हैं, हम भी पक गए हैं सुन सुन के। चलिए।